फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका स्वागत है और मैं हाजिर हूं एक और नए बेहतरीन टॉपिक के साथ। अगर आपने अभी तक नॉलेज हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास अलर्ट के रूप में पहुंचता रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेन फॉरेस्ट के बारे में, अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में। हम आपको याद होगा हमने अपने पिछले जो वीडियो बनाया था उसमें अमेजन के बारे में बहुत डिटेल में बात की थी। तो क्लास 7 के चैप्टर 8 के बारे में ये टॉपिक है, अमेजन रेन फॉरेस्ट। उसका सब टॉपिक है ये एनसीईआरटी की ज्योग्राफी या जिसको सोशल साइंस कहते हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या क्लास 7 के स्टूडेंट है, क्लास 8 के स्टूडेंट, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो हो सकता है। दोस्तों, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन के बारे में हमने बात की थी और हमने उसके जो इकोनॉमी या इकोसिस्टम के बारे में बात की थी, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल के बारे में बात की थी। ट्रॉपिकल क्या होता है, सब ट्रॉपिकल क्या होता है, कहाँ कहाँ कौन से अक्षांश देशांतर पर ये अवेलेबल है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में बात की थी। लाइफ ऑफ अमेजन के बारे में बात की थी कि ये अमेजन है कहाँ पे, बेसिन अमेजन बेसिन कहाँ फॉल करता है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या लाइफ है वहाँ पे, कौन कौन से कंट्रीज को कनेक्ट करता है, क्लाइमेट कैसा है। आज हम बात करने वाले हैं रेन फॉरेस्ट की। तो पिछले जो वीडियो में अमेजन के बारे में काफी डिटेल में हमने बात की, अमेजन रिवर के बारे में बात की, अमेजन बेसिन के बारे में बात की, वहां पे क्या क्या लाइफ है, किस तरीके की। तो आज हम बात करने वाले हैं रेन फॉरेस्ट की। रेन फॉरेस्ट इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ बहुत भयंकर बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है, रोज बारिश होती है। और यहाँ पर क्या क्या और पैरामीटर हैं जिसके बारे में देख के हम ये समझ सकते हैं कि हाँ यार, इसीलिए इसको रेन फॉरेस्ट बोला जा सकता है। तो कुछ पैरामीटर मैं आपको बता रहा हूं। सारा रोज यहां पर हैवी बारिश होती है। इट रेन्स हैवीली इन दिस रीजन। बहुत भारी बारिश होती है, लगभग रोज होती है। क्यों होती है ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। थिक और डेंस फॉरेस्ट होते हैं, इतने थिक होते हैं कि कभी कभी तो धरती पर सूरज की रोशनी भी नहीं आती है। सनलाइट हार्डली रीचेस टू द ग्राउंड। और यहाँ पर जो धरती है वो डार्क और डैम्प रहती है। वहां पर अंधेरा होता है, धरती बिल्कुल गीली होती है। दुनिया भर के वहां पर जानवर होते हैं, अलग अलग तरह की वेजिटेशन होती है। जनरली ऐसी वेजिटेशन वहां ज्यादा होती है जो शेडी वेदर में ग्रो हो सकती है। और जो पेड़ों के पैरासाइट्स होते हैं वो भी यहाँ पर काफी मात्रा में पाए जाते हैं इन फॉरेस्ट में। ये फॉरेस्ट अमेजन बेसिन के फॉरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ जहां पर बहुत तेज बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। फोना इज वेरी रिच विद मल्टीपल एनिमल्स एंड इनहेबिटेंट्स। बहुत सारे तरह के यहाँ पे जानवर होते हैं, कुछ के बारे में हम बताएंगे। कुछ क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में बताएंगे। लोग वहाँ कैसे रहते हैं उसके बारे में बताएंगे। कौन कौन से फूल वहां पर देखे जा सकते हैं, किस तरह के, उसके बारे में बताएंगे। तो डिटेल में हम जाने वाले हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बर्ड्स की और रेप्टाइल्स की बहुत सारी यहाँ पर वेराइटी स्पेसीज हैं, थोक के भाव में स्पेसीज हैं। और कई बार अगर आपने नेट जियो पे देखा होगा जो अमेजन के जंगलों के बारे में बताते हैं, कई बार तो देख के बड़ा अजीब सा लगता है। कि आपको याद होगा एनाकोंडा मूवी भी अमेजन के जंगलों के बारे में बात की गई थी उसमें। इंसेक्ट्स और फिशेस का भंडार है यहाँ पे, ह्यूज स्पेसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फिशेस। एज एन एस्टिमेट लगभग 100,000 या 1 लाख स्पेशीज तो नष्ट हो रही हैं हर साल बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड डेवलपमेंट। इतने ज्यादा स्पेसीज है यहाँ पे। इसमें हम इस अमेजन का जो बेसिन है उसके बारे में अभी तक लोगों को पूरा ज्ञान है ही नहीं। वहां पता नहीं क्या क्या छुपा हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हम बात करेंगे वहां पर रेन फॉरेस्ट के फ्लोरा की। क्या क्या देखिए, आप यहाँ पे फूलों का डिजाइन देख सकते हो, कितने जबरदस्त डिजाइन है। आई मीन ऐसे ऐसे फूल अगर मार्केट में यहाँ लोग बेचने लग जाएं तो पता नहीं कितने पैसे वो कमा लें। इतने जबरदस्त डिजाइन के यहाँ फूल होते हैं और इनको सजो के रखने के लिए वहाँ का वातावरण, वहाँ के लोग और वहाँ का जो कल्चर इकोसिस्टम है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इम्पैक्ट जो डेवलपमेंट का हुआ है वो क्या क्या हुआ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ भविष्य में। अभी आने वाली स्लाइड्स के बारे में बात करेंगे उसके बारे में। ऐसे ही हम रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं। जो एनिमल्स हैं रेन फॉरेस्ट में,
बहुत सारे तरह के एनिमल हैं, दुनिया भर के एनिमल्स हैं। कुछ के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें, जैसे गोरिल्ला है आपका, टोकैन है, मंकीज हैं, एंट ईटिंग टेपियर्स हैं। यहाँ पे देखा था मैंने टेपियर्स, ये देखो एंट ईटिंग टेपियर्स होता है ये। और ब्लैक पैंथर्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, आई मीन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी कह सकते हैं इसको आप। एलिफेंट्स हैं, बहुत सारे हैं। आप मतलब यू विल बी रियली सरप्राइज टू सी कि इतने तरह के एनिमल्स इन रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, मतलब ये लोगों ने जो देखा है उसको लिखते चले गए, और अभी तो पता नहीं कितना ज्यादा एरिया ऐसा है जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। कुछ रेप्टाइल्स की बात करें, यू कैन सी स्नेक्स हैं, लिजार्ड्स हैं, फ्रॉग्स हैं। ये देखिए कितना बड़ा खूबसूरत सा जानवर है, इसका पता नहीं क्या नाम होगा, मुझे नहीं पता। और क्रोकोडाइल्स हैं, छिपकली हैं बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी छिपकली हैं। ये रेन फॉरेस्ट के रेप्टाइल्स हैं इस तरीके के। अब हम बात करते हैं जो मुख्य चीज है, वो है दोस्तों रेन फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं वो किस तरीके से रहते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हो, ये इतने मॉडर्न, आजकल मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं कि ये देखो बंदूक भी रखने लगे हैं। इनके जनरली जो हथियार, लेकिन कपड़े अभी भी पूरी तरह नहीं पहनते हैं, और झिंगीलाला हु जो पिक्चर हम दिखाते हैं उस तरीके के ये ऊपर अपने हेडगियर पहनते हैं। इनको ये काफी अच्छे लगते हैं। तो इसके अगर डिटेल हम थोड़ी सी इसको बढ़ाने की कोशिश करें, तो ये अपना जो फूड है स्लैश एंड बर्न टेक्निक से ग्रो करते हैं। स्लैश एंड बर्न के बारे में मैं आपको अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में बड़े तरीके से बताऊंगा कि स्लैश एंड बर्न का मतलब क्या है, और ये टेक्निक ये लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं, इससे इनको फायदा है कि नुकसान है। दूसरा ये है कि जनरली जो आदमी है वहां के अमेजन के जंगलों में रहने वाले आदमी, वो हंटिंग में इंगेज रहते हैं, वो शिकार करने निकलते रहते हैं। और जो वहां की लेडीज हैं वो जो कृषि है उसकी देखभाल करती हैं। और कृषि के नाम पे यहाँ पर कसावा बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। कसावा कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ, और उसको ये लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। स्टेपल फूड इनका है, कसावा ही है। जो स्टेपल फूड का मतलब होता है कि जहां पर वो चीज बहुतायत में खाई जाती है। अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर यू कैन से लाइक व्हीट हमारा स्टेपल फूड है। इंडिया में राइस स्टेपल फूड है। तो स्टेपल फूड वो है कि जो वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में खाया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टेपल फूड ऑफ रेन फॉरेस्ट पीपल, तो यू कैन ऑलवेज से कसावा। कसावा इसका स्टेपल फूड है। ओके, अगला जो है वो, कभी कभी ये लोग एंट्स और एग्स भी खाते हैं। बड़ी बड़ी चींटियां होती हैं वहां पर, उनको ये भून के खाते हैं। और आजकल तो खैर जैसे जैसे वहां पर बाहरी लोग, मैं उनको बाहरी इसलिए कह रहा हूँ कि वो फॉरेस्ट से संबंधित नहीं है, आसपास के जो देश हैं उनके लोग वहां पर जाने लगे हैं, तब से यहाँ पर उनका कुछ फायदा भी हुआ, कुछ नुकसान भी है। उनको रहना आ गया, खाना आ गया, लेकिन नुकसान शायद बड़ा हो गया इकोलॉजिकल बैलेंस को अगर हम सोचें तो। इनके खाने पीने का जो तरीका है वो एंट्स तक भी खाते हैं, और हंटिंग करते हैं, जानवर मार के खाते हैं, उसका मांस खाते हैं। क्रॉप्स कुछ उगाते हैं जिसमें स्पेशली कसावा होती है। आजकल तो बहुत सारी क्रॉप से उगाने लगे, इनको बाहर से लोगों ने बीज दिए हैं जिसको इस्तेमाल करके ये वहां पे क्रॉप्स अलग अलग तरीके की उगाते हैं। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि मैं स्लैश और बर्न के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए, ये एक साइकिल है। पहली बात यह है कि स्लैश एंड बर्न एक साइकिल है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो जंगल होते हैं जैसे अमेजन के जो रेन फॉरेस्ट हैं, वहां पर जो वहां के इनहेबिटेंट्स हैं, वहां के जो लोग हैं, इंडिजिनियस लोग हैं, वो स्लैश एंड बर्न टेक्निक से खेती करते हैं। स्लैश एंड बर्न क्या होता है कि पहले वो जंगलों को काटते हैं, जहां भी उनको थोड़ी सी जमीन दिखाई दी वहां पर वो जंगलों को साफ करते हैं, बुशेस को काट देते हैं। और जब ये सूख जाते हैं या उनको हटा देते हैं, वहां से सूख जाते हैं, उनमें आग लगा देते हैं। तो स्लैश का मतलब हुआ कि उन्होंने अच्छे से काट पीट दिया उसको वहां से साफ करने के लिए, और फिर उसमें आग लगा दी। अब आग लगाने से क्या होता है एक बार में, क्योंकि नीचे जो जमीन है वो गीली है, और ऊपर से जब उसको हीट पड़ेगी तो उस जमीन के न्यूट्रिएंट्स हैं वो सतह पर आ जाते हैं, जिससे वहां पर जमीन है वो फर्टाइल बन जाती है। और ये फर्टाइल जमीन पे अपनी खेती बाड़ी करते हैं। वहां कुछ कसावा बोते हैं, मेज बोते हैं, कॉफी बोते हैं, कोकोआ बोते हैं, बहुत सारी चीजें बोते हैं। मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी ये फसल वहां पर आजकल उगा रहे हैं। ये बोते हैं।
1 साल 2 साल 3 साल जब ये काम करते हैं तो जमीन का जो सतह पे न्यूट्रिएंट्स आए हुए हैं वो भी फायर के साथ जलते हैं और वो जमीन इनफर्टाइल हो जाती है, उस पे प्रोडक्शन बंद हो जाता है। एग्रीकल्चर करना, फार्मिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वहां पर पैदावार नहीं होती है। तो ये क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं और फिर नई जगह जाके स्लैश एंड बर्न टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। वहां पर फिर वही काम करते हैं, काटेंगे पीटेंगे पेड़ पौधों को, बुशेस को, और फिर जलाएंगे और फिर वहां खेती करेंगे। तब तक क्या होता है, तब तक ये जो इनफर्टाइल सॉइल है यहां पर भी, क्योंकि रोज बारिश हो रही है, वहां पर भी धीरे धीरे पौधे, पेड़ पौधे उगने शुरू हो जाते हैं और जमीन का रीग्रोथ हो जाता है टाइम के साथ। ये इकोलॉजिकल बैलेंस का एक फॉर्मूला अपने आप ये चलता रहता है। तो रीग्रोथ जमीन हो जाती है और ये फिर फर्टाइल हो जाती है, फिर वहां फॉरेस्ट आ जाते हैं, फिर ये स्लैश एंड बर्न से काट देते हैं, फिर फार्मिंग करते हैं, फिर जमीन इनफर्टाइल हो जाती है, फिर रीग्रोथ होती है। तो ये साइकिल चलती रहती है। तो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, आई होप आपको समझ में आ गया। फिर भी डिटेल के लिए एक बार मैं आपको और बता दूं। फार्मर्स क्लियर ए पीस ऑफ लैंड बाय स्लैशिंग और कटिंग द ट्रीज, स्लैशिंग और कटिंग, ठीक है। देन दे बर्न इट, सच प्रोसेस रिलीजेस न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। वो मैंने कैसे ऊपर आते हैं मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले। फिर वहां पे खेती करते हैं, देन क्रॉप्स आर ग्रोन। आफ्टर रिपीटेड यूसेज और प्रोसेस, दिस प्रोसेस स्लैश एंड बर्न, द सॉइल बिकेम्स वीक। जो जमीन है उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं और जमीन कमजोर हो जाती है, वहां पर उसको सॉइल नहीं, मतलब उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, तो खेती बाड़ी ठीक से नहीं होती है। फिर ये उस जमीन को छोड़ देते हैं, उस टुकड़े को, और दूसरी जगह जाके यही काम फिर करते हैं। कौन सा, स्लैश एंड बर्न, और फिर वहां खेती बाड़ी कर देते हैं। तब तक जो पुरानी जमीन छोड़ के आए हैं वहां पर फिर पेड़ पौधे उग जाते हैं और उस पे उगने के बाद वो जमीन फिर से फर्टाइल बन जाती है। फिर वहां पे स्लैश एंड बर्न टेक्निक यूज करते हैं, फिर खेती करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से ये लोग अपनी खेती बाड़ी करते हैं। अब मैंने आपको एक शब्द का इस्तेमाल किया था, कसावा। दोस्तों जो फोटो आप देख रहे हैं ये कसावा है। ये एक जैसे आलू जमीन में बैठता है या शकरकंद जमीन में बैठता है, याम जमीन में बैठता है, इस तरीके से ये कसावा है। कसावा अ, या इसको मैनियोक भी कहते हैं। ये जमीन में आलू की तरह नीचे बैठता है। तो ये लोग इसकी खेती करते हैं और सरप्राइजिंगली इसको कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये। इसको या तो अच्छे से कूट कूट के इसको सुखा के इसका आटा बना लेते हैं, या फिर जब आदमी हंटिंग में जाते हैं तो जो फीमेल्स हैं वो कसावा को अपने दांतों से रगड़ रगड़ के इसका एक लिक्विड बनाती है, उसको डब्बे में डाल के दे देती है, वो उसको खाता है। या फिर ये इसको भून के भी खाते हैं, इसको कसावा को। तो अलग अलग तरीके की इसके ये डिश बनाते हैं इनके हिसाब से, और इसलिए इनका स्टेपल फूड कसावा है कि ये इसको बहुत बड़ी मात्रा में इसको खाया जाता है अमेजन के जंगलों में, रेन फॉरेस्ट में। मेन जो आजकल यहाँ पर खेती बाड़ी हो रही है उसमें कसावा है, कॉफी है, मेज है, चावल है, राइस, सोरगम है, सोयाबीन है, शुगरकेन है। और इस मैप में आप देख सकते हो जो ग्रीन है, ये देखो मेहंदी रंग का जो दिखा रहा है कसावा, कितने बड़े एरिया में ग्रो होता है, आप देख सकते हो कितने बड़े एरिया में इसकी खेती हो कसावा की। दूसरे नंबर पे आता है मेज, येलो कलर आप देख सकते हो। तीसरे पे आता है कॉफी, कॉफी भी आप देख सकते हो। प्रोबेबली कॉफी ज्यादा उगाई जाती है मेज की बजाय, दोनों का कंपटीशन है। फिर राइस काफी काफी मात्रा में होता है, राइस आप देख सकते हो, राइस काफी मात्रा में होता है। तो इस तरीके से इस अमेजन बेसिन में जो मेन क्रॉप्स हैं, आप बस ये याद रख लीजिए, आपका कसावा, कॉफी, मेज, राइस, सोरगम, सोयाबीन, शुगरकेन, ये चीजें यहाँ पर पैदा होती हैं। अभी ग्रेप्स वगैरह भी ये लोग पैदा करने लगे हैं, और कुछ ट्रॉपिकल पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो, शकरकंद जिसको कहते हैं, वो भी ये लोग पैदा करने लगे हैं। तो ये है मेन क्रॉप्स अमेजन के रेन फॉरेस्ट की। अब बात करते हैं ये लोग रहते कैसे हैं, इनके घर कैसे होते हैं। एक तो मैंने आपको ये फोटो दिखा दिया, आपके सामने है कि छप्पर, वेजिटेशन, वहां के पेड़ पौधों से जो चीजें मिलती हैं उसको इस्तेमाल करते हैं छत के लिए, और जो लकड़ी है उसको इस्तेमाल करते हैं डंडा गाड़ने के लिए चारों तरफ, और अपना घर बनाते हैं।
हालांकि ये आजकल भी ये वहां पर रिवाज है, हालांकि धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होता जा रहा है कि ये लोग अपने घास बांध के अपने कपड़े बनाते हैं। और अभी भी कई ऐसी प्रजातियां जहां पर अभी भी इंसान ऊपर से नग्न रहते हैं, नंगे रहते हैं। तो यहाँ पर इस घर के साथ एक और घर यहाँ ये इनका होता है, जिसको कहते हैं, ये वाली इस वाला इसको कहते हैं मलोचा। ये मलोचा होता है जो मल्टी स्टोरी भी हो सकता है या बहुत बड़ा हो सकता है। ये जो वहां पर रिच इनमें से होगा इनके कबीले में, उसका घर मलोचा होता है। और लार्ज अपार्टमेंट टाइप ये जो घर बनाते हैं उसको मलोचा कहते हैं। तो घर हैं जो जनरली लकड़ी के बनाए जाते हैं और वेजिटेशन से, घास फूस से बनाए जाते हैं। कुछ लोग थेस्ट हाउसेज में रहते हैं जो बड़े अपार्टमेंट लाइक के जैसे दिखते हैं, जिसको कहते हैं मलोचा। मैंने आपको दिखाया अभी, ये इस तरीके का होता है। और जब से वहां पर लोग हेलीकॉप्टर से, जहाज, छोटे जहाज से वहां जाने लगे हैं और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम वहां शुरू हुआ। ट्रांसपोर्ट कैसे शुरू हुआ मैं आपको बताने वाला हूं। वो शुरू हुआ है तब से इस तरीके के घर बनाकर वहां पर लोगों को रूरल या फिर अमेजन बेसिन टूरिज्म का नाम देके वहां पर लोगों को सैर कराई जाती है। लोग वहां एज ए टूरिस्ट भी जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं, तो उनके लिए ये एक एक लिवलीहुड का भी तरीका हो गया वहां के लोकल लोगों के लिए। तो यहाँ के लोग कुछ चीजें देके जाते हैं, हालांकि उसका फायदा नुकसान क्या हुआ वो हम आगे बात करेंगे। ये था कि वहां लोग घरों में कैसे रहते हैं। तो नेक्स्ट जो बात हम करने वाले हैं, मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ट्रांस अमेजन हाईवे निकाला गया वहां पर, जिसने इस जगह की, इस जंगल की, इस अमेजन बेसिन की काया पलट कर दी। और यह काया पलट फायदे के अलावा नुकसान ज्यादा हुआ उसमें। उसका क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? पहले तो ये देखिए आप, ये ट्रांस अमेजन हाईवे यहां से शुरू होता है और ये पूरे अमेजन को क्रॉस करके ये पहुंचता है ऐसे। ठीक है। ब्राजील सरकार का ये प्रोजेक्ट था। 1972 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, 27 सितंबर 1972 में। ट्रांस अमेजोनियन हाईवे इसको बोलते हैं, ट्रांस अमेजोनियन हाईवे। 4000 किलोमीटर लंबा है ये। और इसके साथ अभी 5100 किलोमीटर हो जाएगा, हो गया है एक्चुअली 5800 किलोमीटर, 85 तक इसको बीच बीच में जोड़ते रहे थे। ये ब्राजील का थर्ड लॉन्गेस्ट हाईवे है। ठीक है, 5100 किलोमीटर का। ये एक एक प्राइम एग्जाम्पल है एनवायरमेंटल हैवॉक का। मैंने इसलिए आपको कहा कि इसमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, वो देखते हैं। ये प्राइम एग्जाम्पल है एनवायरमेंटल हैवॉक का। रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से रेन फॉरेस्ट की वहां पर बिल्कुल मतलब बर्बादी कर दी गई है। क्योंकि जो रेन फॉरेस्ट है अमेजन के, या उनकी जो सॉइल है वो ऊपर से मतलब काफी सॉफ्ट है। तो जैसे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो वहां पर मिट्टी कटती चली गई, मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स खत्म होते चले गए, जंगल भयंकर तरीके से खत्म हुए। आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे वो इम्पैक्ट होता है। दिस इज इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट बेसिकली। अब ट्रांस अमेजोनियन हाईवे में जो $400 मिलियन में बन के तैयार हुआ, जिसमें रोड कंस्ट्रक्शन था, इरिगेशन था, कॉलोनलाइजेशन थे, लोगों को 250 ये एकड़ की रेंज में वहां जमीन दी गई कि आप वहां पे अपने आप को बसाइए, वहां पर कॉलोनाइजेशन कीजिए, जिसने पूरे रेन फॉरेस्ट को बर्बाद करके रख दिया। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को दुनिया का मोस्ट फेलियर प्रोजेक्ट भी कहते हैं। रोड प्रोजेक्ट की 400 मिलियन लगा के भी वहां पर फायदे की बजाय बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दिस वॉज वेरी बैड आइडिया बाय ब्राजील गवर्नमेंट। BR-233 इसको नाम दिया गया था। तो जब ये रोड बन गया तो लोगों ने वहां पर पहुंचना शुरू किया, वहां पर सेटलमेंट होने शुरू हो गए एग्री बिजनेस के लिए। क्योंकि जो बाहर के लोग हैं उस अमेजन जंगल से बाहर के, अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट हम लोग समझते हैं। तो हमने सोचा कि वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर एग्री बिजनेस हो सकता है, क्योंकि जमीन काफी फर्टाइल थी और उससे वो काफी फायदा उठाएंगे। और जैसे जैसे ये रोड बना था तो रोड में से ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया था, तो उनको लगा कि हम बहुत बड़ा फायदा उठाएंगे। हालांकि बारिश जिस तरीके से होती है, मिट्टी है वो काफी पोली है, पोली मतलब सॉफ्ट है, उसकी तरीके से बीच बीच में रोड टूटते रहते हैं। तो मोर और लेस मुश्किल से 6 महीने शायद वो रोड चलता होगा। और उसके चक्कर में जो फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा हो रहा है वहां पे, दोनों तरीके से लोगों का भी नुकसान हुआ और इकोलॉजिकल बैलेंस तो बिल्कुल डगमगा गया।
और वहां पर क्या हुआ कि जब बाहर के लोग वहां जाने लगे तो वहां के जो इंडिजिनस पीपल थे, जो अमेजन के पीपल लोग थे, या तो उनको लेबर बना के रख लिया गया या उनको पीछे की तरफ धका दिया, ताकि वो अपना काम भी थोड़े एरिया में कर पाए। क्योंकि बड़े बड़े एरिया को लोगों ने फार्म हाउस बनाने की कोशिश की, और वहीं पे रहना, वहीं पे खाना और वहीं पे खेती बाड़ी करना, बड़ी बड़ी मशीनें लेके गए वहां पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए, अपने फार्म हाउस में काम करने के लिए। तो जिससे उस पूरे एरिया का जो उत्थान होना था उसकी बजाय उसको नीचे जाता चला गया। दैट्स व्हाट आई से, इट कॉज्ड एन हैवॉक ऑन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के हिसाब से ये बहुत ही खराब आइडिया था वहां से ट्रांस अमेजोनियन हाईवे निकालना। दोस्तों अब आगे बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट इन अमेजन बेसिन। ये क्वेश्चन आ सकता है, कई बार पूछा जाता है कि क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे तो हर आदमी ये सोचता है ना, हाँ यार डेवलपमेंट हो रहा है तो डेवलपमेंट में तो भाई अच्छा ही होगा। लेकिन हर बार डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है, कभी कभी वो खराब होता है, कभी भी क्या बहुत बार खराब होता है। ये देखिए, ये जो फोटो है यहाँ का, यहाँ भी मत देखिए, ये बाद का है। यहाँ का जो फोटो है ये है जब अमेजन बेसिन एक्चुअली अमेजन बेसिन हुआ करता था, और इस के निकलने के बाद अब इस तरीके इस तरफ का देखिए, यहाँ का आप देखिए ये ऐसा हो गया है। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस यू कैन सी। खाली हो गई है जगह एकदम। तो इस डेवलपमेंट का, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, रोड निकाल दिए हैं, कॉलोनी बसाने की कोशिश हो रही है, खेती बाड़ी को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? डेवलपमेंट एक्टिविटीज डिस्ट्रॉइंग बायोलॉजिकल डाइवर्स इन रेन फॉरेस्ट्स। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को वहां पर तहस नहस कर दिया है बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट एक्टिविटीज। लार्ज एरिया ऑफ रेन फॉरेस्ट इज disappearing very fast. As an estimate, 13,235 स्क्वायर किलोमीटर, सोच के देखिए आप, 13,235 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया 2006 से 2020 तक 14 साल में खत्म हो गया। लगभग 1,000 स्क्वायर किलोमीटर एट एन एवरेज खत्म हुआ है। और पेड़ जब कटते हैं, पेड़ लोग लगाते नहीं हैं, लेकिन पेड़ जब कटते हैं तो एनवायरनमेंट पे उसका इतना खराब प्रभाव पड़ता है, जो हम आज यहाँ पर दिल्ली में या मुंबई में या बाकी भारत के जो हिस्से हैं वहां पर जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि पेड़ कटते चले गए, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। पॉपुलेशन प्रेशर से और पेड़ों के कम होने से पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस डगमगा गया। एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है वो गड़बड़ा गया। इसलिए यहाँ पर दिल्ली में तो अगर आप सांस ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, अगर ठीक से सांस लेके आपकी उम्र भी चल रही है तो बहुत बड़ी बात है। इतना ज्यादा पोल्यूशन है। सेम सिचुएशन अब वहां होने वाली है। हर साल अगर 1,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा के अगर वहां पर पेड़ खत्म हो रहे हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि सिचुएशन क्या होगी आगे जाके। The ever growing human consumption and population load is the biggest cause of forest destruction due to the vast amount of resources, products, services we take it from. इन जंगलों में मैंने आपको बताया था कि रोड बनने के बाद या लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं, छोटे जहाज से जाते हैं, गाड़ियों से जाते हैं, बोट से जाते हैं। इन्होंने वहां पर जाकर, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, लोगों ने वहां पर अपने आप को बसाने की कोशिश की, वहां से जो जो पैदावार होती है उसको लेने की कोशिश की, वहां जो लोग उनसे लेबर का काम लेने की कोशिश की, जिसके चक्कर में यहाँ का पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया। ये इसका मेन कारण है। अगर आपसे कोई पूछा जाए व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ डिस्ट्रक्शन इन अमेजन बेसिन, तो आप कह सकते हो पॉपुलेशन लोड एंड ड्रेनिंग ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दैट बेसिन। हालांकि मैं इसके बारे में आगे बात करने वाला हूं। सीधी सी बात तो यह है कि डायरेक्ट ह्यूमन कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन इंक्लूड लॉगिंग, एग्रीकल्चर, कैटल रैंचिंग, माइनिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड डैम बिल्डिंग। इसका डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्ट असर हुआ, सॉरी, अच्छे असर की बजाय खराब असर हुआ। किसका? खेतीबाड़ी का, कैटल रैंचिंग, पशुपालन का, माइनिंग का, तेल निकालने का और डैम बिल्डिंग का अच्छा असर नहीं हुआ। उसने जो वहां की नेचुरल फ्लोरा फौना था उसको गड़बड़ा दिया, उसको खराब कर दिया। तो ये इम्पैक्ट जो हम आज की सिचुएशन में जो देखते हैं, तो आपको ऐसे दृश्य अमेजन के जंगलों में बहुत कॉमन दिखाई देने लगे हैं अभी आजकल।
और उसका कारण है डिसरप्शन ऑफ लिवलीहुड ऑफ अमेरिकन पीपल। अमेजोनिया के जो लोग थे उनका जो जिंदगी थी वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है बिकॉज ऑफ व्हाट वी कॉल इज इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट इन अमेजन बेसिन। ये आपसे पूछा जा सकता है। रेन कम हो गई है और मॉइस्चर भी कम हो गया है। लगभग 20 बिलियन टन के आसपास में यहाँ पर जो जो साइकिल होता था वाटर का, इस तरीके से होता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जब से पेड़ कटने लगे, हमने पीछे देखा अभी लगभग 13,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पेड़ रहित हो गया है, वहां से जंगल नहीं है अभी। उसके चक्कर में यहाँ पर रेन भी कम हो रही है। रेन की जो इंटेंसिटी है काफी कम हो गई है और मॉइस्चर भी कम हो गया हवा में, जिसकी वजह से आगजनी ज्यादा होती है इस एरिया में। बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस किया है और टेम्परेचर बढ़ गया है। बायोडाइवर्सिटी तो ये है कि ये कहा जाता है कि हर साल लगभग 1 लाख के आसपास स्पेसीज यहाँ पर खत्म हो रही हैं इस एरिया में। टेम्परेचर बढ़ गया है क्योंकि बारिश कम हो रही है, आग ज्यादा लग रही है, पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है वहां पर लोगों की, पोल्यूशन बढ़ गया है। Everything is inversely proportional of the availability of trees and directly proportional to the cutting of trees। आपने पेड़ काटे, जंगल साफ किए, उससे बारिश कम होने लगी, टेम्परेचर बढ़ गया। बारिश कम होने की वजह से तो पोल्यूशन भी बढ़ गया, क्योंकि आग लगती है तो धुआं उठता है। तो फ्रेंड्स, सॉयल एरोजन और डिग्रेडेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि वहां की जो मिट्टी है वो सॉफ्ट है, फर्टाइल है, लेकिन क्योंकि वहां पर लोगों ने जो उसका नेचुरल फिनोमेना था उसको हिलाया है अपने तरीके से, उसकी वजह से मिट्टी में कटाव बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा कटाव हो रहा है। और उसके चक्कर में जो उसकी जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसमें डिग्रेडेशन हुआ है। माइग्रेटरी कॉरिडोर, पशु पक्षियों का आना जाना जो कॉरिडोर था, जिसमें वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, बीच में अगर किसी ने अपना फार्म बना लिया 200 एकड़ में, तो उनका आना जाना बंद हो गया। इसके चक्कर में वो धीरे धीरे एक जगह पर सिमटते चले गए और उनकी धीरे धीरे उनकी प्रजाति भी लुप्त हो रही है। डिसरप्शन ऑफ माइग्रेटरी कॉरिडोर का इतना बड़ा इंपैक्ट होता है। और मैंने आपको बताया 100,000 यानी 1 लाख स्पेसीज बिकेम एक्सटिंक्ट इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ईयरली। हर साल इस फॉरेस्ट में लगभग 1 लाख स्पेसीज और पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, इनकी एक्सटिंक्ट हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। इतना बड़ा इम्पैक्ट है इस सो कोल्ड डेवलपमेंट का। जहां जहां भी हमने डेवलपमेंट की बात की, उसने हमें प्रकृति से दूर रखा और प्रकृति ने अपना नाच नचाया दिखाया हमें, जिसका रिजल्ट आजकल हम दुनिया भर के नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में देख रहे हैं, नेचुरल कैलेमिटीज के बारे में देख रहे हैं। दोस्तों, ये था रेन फॉरेस्ट के बारे में, अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में। एंड नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, जिसके बारे में कल बात करेंगे। और इसके साथ ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके क्वेश्चन आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पिछला वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। जय हिंद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बस ये मत भूल जाना आप, ये बहुत जरूरी है।